अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हाजिर हैं हम आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। आज हम मॉर्निंग के सुबह में सबसे पहले तो मैं इकरा से बात करती हूँ। इकरा, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी सुबह का आगाज़ कैसे किया, और आप जानती हैं कि आज जो मौसम है लाहौर का वो खुश्क है और ठंड की जो शिद्दत है वो कमी आ गई है, तो आपको क्या फीलिंग्स आई कि अब गर्मी आने वाली है? आपको पता ही है हालात का, पाकिस्तान के बिजली गायब हो जाती है या महंगाई हो जाती है। महंगाई तो चलो दूर की बात है, बिजली ही गायब हो जाती है। वो अभी विंटर में हुई है, आगे जाके बिजली महंगी भी हो गई, अभी भी हुई भी है। तो आप क्या देखती हैं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए अब नया तोहफा क्या होगा हुकूमत की जानिब से? तोहफे तो मैंने इस साल के शुरू में देख लिए थे पेट्रोल से जी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि सुबह सुबह का आगाज़ अच्छा था। लेकिन क्योंकि मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि सर्दी की वजह से ना लोग जो होते हैं ना वो सुस्त हो जाते हैं, और जैसे ही मौसम में तब्दीली आती है ना तो लोगों में चुस्ती आ जाती है और वो ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलो तो वही पोल्यूशन और क्या कहते हैं ट्रैफिक के निज़ाम को हम देख लेते हैं तो दरहम बरहम होते हैं। तो इस वजह से सुबह का आगाज़ अच्छा भी रहता है और टेंशन से भी रहता है। आप बताएं, आप कैसे आए, कैसे पहुंचे और आपका सुबह का आगाज़ कैसे था? मेरी सुबह का आगाज़ बस नॉर्मल ही था, लाइक मैं बस निकली और पहुंच ही गई जैसे तैसे, क्योंकि जिस तरह अभी आपने बताया ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अभी हम वहाँ से आ ही रहे थे कैंपस रोड वाली साइड से, वहाँ का इशारा ख़राब हो गया। शुक्र है वो तो ट्रैफिक वार्डन की मरहूने मिन्नत थे हम सब, उन्होंने ट्रैफिक को जैसे तैसे हैंडल कर लिया और फिर हम यहाँ तक पहुँच ही गए। और मॉर्निंग की सुबह का फिर मैंने अब आपके साथ आगाज़ किया है, तो क्यों ना अपने मेहमान को हम काबिल ज़िक्र लेके आएँ। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मोहम्मद अशरफ भट्टी हैं। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमारे मॉर्निंग शो में आए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? जी देखें, रूटीन से सुबह मैं उठ जाता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद वॉक पे चला गया, वॉक से आने के बाद नाश्ता किया और रूटीन के बाकी काम सारे शुरू कर दिए। इस तरह से हर रोज़ मेरी सुबह होती है जी। और उसके बाद ये मैं अपने ऑफिस में आ जाता हूँ जहाँ पे हमारे कोई सोशल काम होते हैं, सियासी काम होते हैं, और उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने अपने बिजनेस की देखनी होती हैं। इस तरह फिर सारा दिन चल रहता है। सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद है? देखिए जी, जो रूटीन से मुझे अक्सर घर में खाने को मिलता है ना, वो तो सुबह सुबह जो मैं नाश्ते में लेता हूँ, एक पराठा और 2 ऑमलेट और एक चाय का कप, बस यही सादा सी मेरी ग़िज़ा होती है। फैमिली टाइम आपका क्या होता है? लाइक आप घर आए हैं, एक होता है ना गेट टुगेदर होता है फैमिली के साथ, तो आप क्या टाइम देना पसंद करते हैं? देखें, चूंकि मेरा कोई ज़ाती बिजनेस ऐसा है नहीं कि जिसके लिए मुझे पाबंदी से टाइम पे बाहर जाना हो। मेरे अक्सर घर में मैं जब उठता हूँ नमाज के बाद वॉक के बाद घर, और घर में तकरीबन मेरे 10, 11, 12 बज जाते हैं कि घर में ही कोई लोग आ गए मिलने के लिए, उनके साथ गपशप हुई, घर वालों के साथ गपशप हुई, और इस तरह बच्चे जाना शुरू हुए। एक बच्चा यूनिवर्सिटी चला गया, दूसरा अपने काम पे चला गया, तीसरे ने अपनी दूसरी रूटीन पढ़ी, इस तरह के सारे काम। तरह से जैसे अपनी सुबह का आगाज़ बता रहे हैं, आपको भी पता होगा कि मुल्क के हालात में क्या हो रहा है आजकल और किस तरह से हमारी जिंदगियों में उतार चढ़ाव चढ़ता जा रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि ओवरऑल कैसे देखते हैं कि हमारी जिंदगियां किस मोड़ पे जाएंगी, पाकिस्तान आखिर किस मोड़ पे जाके खड़ा होगा? इकरा, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप दुनिया के किसी मुल्क से भी इसको कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ दुनिया में पाकिस्तान की तरह का कोई भी मुल्क नहीं है। इस मुल्क में 4 मौसम हैं, हम चारों मौसम एंजॉय करते हैं। आप कई और दूसरे मुल्कों में देख लें कि जहाँ पे सर्दी पड़ रही है तो बेहिसाब सर्दी पड़ रही है, गर्मी है तो बेहिसाब गर्मी पड़ रही है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद बाहर का मौसम आ जाएगा, हर तरफ फूल खिलेंगे, खूबसूरती नज़र आएगी, खूबसूरत चेहरों पे रौनक आएगी, दरख्तों पे रौनक आएगी, पार्कों में लोग बिलबिलाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। ये मुल्क हमारे रहने के लिए बहुत अच्छा मुल्क है। इस मुल्क में अतराव चढ़ाव तो आते रहते हैं, मतलब है जिस तरह अभी मुल्क में, हमारे मुल्क में, चलें थोड़ी सी बात इस पे भी हो जाए कि गुर्बत का दौर है। जो मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, 2.5 सालों में कुछ डिलीवर नहीं कर सके। पहली हुकूमतें भी आती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, नून लीग की भी हुकूमत रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी कुछ दोस्तों के साथ बातें हो रही थी तो मैं उनको ये बता रहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क था जहाँ लोग बाहर से डिग्रियां लेने के लिए आते थे। हम कभी यूनिवर्सिटी के करीब से गुजरते थे, चूंकि मेरा कॉलेज का दौर था, मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं देखता था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हमें मुख्तलिफ शक्लों के लोग नजर आते थे, गोरे और काले। तो हम अक्सर ये कहते थे कि ये पता नहीं क्यों है। जब हमें पता चला कि ये वो लोग हैं जो यहाँ से डिग्रियाँ लेके जाते हैं। आज हमारी औलादें बाहर के मुल्कों में रुल रही हैं, बाहर के मुल्कों की डिग्रियों के लिए हम तड़प रहे हैं। हम अपने मुल्क का जो वही सुनहरी दौर था वो खो चुके हैं। हमें फिर अपने वापस उस दौर में जाना पड़ेगा जिस दौर में खुशियाँ होती थी। आज भी आप देख लें कि आपका छोटा सा घर है और उसमें खुशियाँ। कहते हैं ना
कि पिछले खुशहाल दौर में जाने के लिए खुशहाल लोगों का होना ज़रूरी है। आपको नहीं लगता लोग आजकल के जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि वो खुशहाली चाहते हैं? इकरा, आपके अंदर का भी एक माहौल होता है जी। देखें, अगर आपके अंदर का माहौल अच्छा होगा, आपके अंदर का वेदर जो अच्छा होगा, तो आपको बाहर भी हर चीज जो है ना रौनक फजा नजर आएगी। जब आपके मतलब है कि जिस्मानी लिहाज से आप कमजोर होंगे, आपका ज़हन कहीं और होगा, आपको खाने और पीने की तको दौड़ होगी, तो आप अच्छे मौसम में भी क्या एंजॉय कर सकेंगे? जब तक पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जो आप कह रहे हैं कि खुशगवार था पहले भी, अब भी है, लेकिन क्योंकि आपको पता है ये बेरोजगारी चल रही है, सारी चीज़ें तबाह खाली की तरफ जा रही हैं, कुछ अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन उसकी वजह से एक पर्सन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। इस लिहाज से वो कैसे खुशहाल जिंदगी जिएगा? एक पर्सन नहीं, इकरा पूरा मुल्क जो है ना, पूरे मुल्क की आवाम, उसमें कुछ चंद लोग हैं जो मिडिल क्लास से तल्लक रखते हैं, वो तो कुछ हाल होंगे या उनसे जो आला हैं वो होंगे। जो गरीब घर के लोग हैं जिनका 10,000 या 15,000 पे घर का गुजारा चलता है, उनके लिए जिंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल हुई है। ये चंद लोग हैं जो खुशहाल हैं। आप जिम्मेदार को उठा के देख लें, कई दहाइयों से मुल्क में जो रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत हमारा मुल्क है, ज़राअत की जो रीढ़ की हड्डी है, और वहां पे आज किसान पिस रहा है। आप दूसरे मुल्क में जिस तरह इंडिया में जो देख लें, वहां तो बदहाली का शिकार हो गया ना किसान का, जो उनका तो जो एहतजाज कर रहे हैं, मोदी सरकार ने उस पर कान नहीं धरे और इतना नारवा सलूक उनके साथ किया जा रहा है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन शाहबानो हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है। आप जरा देखें ना, इस मुल्क में अभी किसान खुशहाल नहीं है। पिछले 7-8 साल से मुसलसल किसानों ने यहां तक कि अपनी फसलें सड़कों पर रख के आग लगा दी है। खाद महंगी, बीज महंगे, ट्रैक्टर महंगे, बिजली महंगी, ये सारी चीजें किसान पे आती हैं। आप बेशक इंडिया के किसान आज सड़कों पे हैं, लेकिन उनको बिजली जो है ना, ट्यूबवेल के लिए बिजली उनकी आज भी फ्री है। लेकिन हमें पाकिस्तान में रह के, चूंकि मेरा एक किसान घराने से तल्लक है, मैं एक जिम्मेदार हूँ, मैं बड़ी अच्छी तरह आपको बता सकता हूँ कि जिस तरह के किसान के हालात बुरे हैं, अगर इसी तरह रहे तो ये मुल्क जो है ना हमेशा पीछे की तरफ जाते हैं, मुल्क तरक्की नहीं करते। अगर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की करेगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। ज़राअत तो तरक्की अगर आ जाती है, फिर तजारत का जो सिलसिला है वो भी तो सही होना चाहिए ना। आप ये देखें, किसान जो भी चीजें अच्छी यहाँ की बोते हैं, वो आप हमें पाकिस्तान में तो आप लोग रखते ही नहीं, आप तो बाहर भेज देते हैं। अब हम लोगों को तो वो माल मिलता है जो खराब हो गया है या जो निचले दर्जे का हो जाता है। तो ये भी देखते हैं आम के साथ। आप अभी देखें, पिछले सीजन में आपने आम कितना खाया है? जी। इतना आम था कि हमारे मुल्क का आम यहाँ पे सड़कों पे रुला है। और आज आप सेब का हाल देख लें, पिछले 2 माह से क्या है। सेब जो इतना कीमती और बेहतरीन सेब है, आपको 60 रुपए किलो मिल रहा है। आम आपको 30 रुपए किलो मिल रहा था, 50 रुपए बहुत अच्छे वाला आम मिल रहा था, क्योंकि उस वक्त हमारा आम बाहर नहीं गया, हमारा सेब इस दफा बाहर नहीं गया। उसके लिए आप ठीक कह रही हैं कि जब चीजें बाहर चली जाती हैं तो हमें खाना नंबर 2 में जो चीजें खाने के लिए मिलती हैं। लेकिन इस दफा अल्लाह का शुक्र है कि आपको आम भी अच्छा मिला है और सेब भी खाने के लिए बहुत अच्छा इस दफा मिला है ना, वो भी कोरोना की बाइस कि आप लोगों के बाहर बरामदात आप लोगों की बंद होगी। आप पाकिस्तान के शहरी होके पाकिस्तानियों का कोई क्यों नहीं सोचता है कि हमें भी अच्छी ग़िज़ा खाने का हक है? हम भी इंसान हैं, उनकी तरह ही है जो बाहर रहते हैं। फर्क इतना है कि सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। पैसे ने तो नहीं इंसान को जिंदगी देनी। नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिंदा रहने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है। खाना जरूरी है, और खाना पैसे होंगे तो आप खाना खाएंगे ना। जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आप अपनी जिंदगी का याश, यही तो फैक्टर है सर। इंसान ही तो कमाएगा, अब खाना खुद तो नहीं खुद को कमाएगा ना। लेकिन इंसान कमाएगा तो खाएगा ना। कमाने के लिए तो पैसा है ना। पैसा जितना भी कमाता है ना, उसमें वो सॉलिड किस्म की ग़िज़ा खाएगा तो उसके लिए बेहतर होगा, नाकिस ग़िज़ा ना खाए। जी, नाकिस ग़िज़ाएं देखेंगे हम, आपकी और हमारी सेहत के लिए तो अच्छी नहीं है ना, बाकी लोगों के लिए अच्छी है। ग़िज़ा तो हमेशा साफ सुथरी और अच्छी है, और ये अल्लाह का आसान है पाकिस्तान पे कि हमारे मुल्क में ग़िज़ाएं बहुत अच्छी हैं और हमें प्योर और अच्छी चीजें मिलती हैं खाने के लिए। आप सुबह सुबह उठ के देखें, जब आप घर से निकलते हैं तो आपको बाजार में कितनी हरी भरी सब्जियां दुकानों पर देखने के लिए मिलती हैं। आप नहीं खरीदने के लिए देखिए, आप उसके लिए तो यही तो मैंने पहले बात की थी, जिसको आपने डिनाई कर दिया कि उसके लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है। सर महंगाई आप लोगों ने तो कम करनी है, आप लोग भी तो सिंध सरकार में आप लोग ही तो हैं। देखिए भी देखिए महंगाई हो जाती है। देखिए, मैंने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हमेशा सुनहरा दौर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी हुकूमत मिलती है, जब भी हुकूमत मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उस वक्त हुकूमत दी जाती है जब मुल्क दिवालिया होने पे आता है। पिछले दौर में भी देख लें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब का है कि दिवालिया निकाल के मुझे हुकूमत में लाया गया, हम आए हैं तो हमें पता लगा कि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। इमरान खान साहब को पहले 5 साल उन्होंने KPK में हुकूमत की थी, उनको क्या तजर्बा नहीं था कि मुल्क कैसे चलते हैं? आज उनका एक साबिक वज़ीर आला ये कहता उठ के, परवेज खटक साहब के, मैं चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन में गिरा
बता सकता हूँ, पता नहीं उनके पास वो तो उनके फिर मुतालबात मान छड़ी लिए है। गए ना, अब उनको भी कोई ना कोई पोस्ट मिलने वाली है, ये जराए के मुताबिक है। इसका मतलब है कि जो बंदा आंखें दिखाए उनको ये पोस्ट देते हैं, और जो आंखें बंद कर ले उसको ये इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। इनके पास कोई ऐसा विजन नहीं है, इनके पास वही पुराने लोटे लुटेरे, वो मतलब फरदौस आशिक अवान आ गई, वो बाकी जो टूटे फूटे से जिन्होंने पाकिस्तान तो बाबर अवान आप की ये तरह, बताएं, जिन पीपल्स लोगों ने पार्टी के पाकिस्तान मुराद अली शाह साहब ने भी अपना बयान दिया कि मैं इमरान खान साहब को, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुतलका इदारों को जवाब दूं। क्यों? नहीं, देखिए वो तो आवाम को भी जवाब दें। आप लोग इक्तिदार में आके, एक इक्तिदार में आया बंदा ये क्यों भूल जाता है कि वो अवामी पैसे से इक्तिदार में बैठा हुआ है। हम आप लोगों को पे कर रहे हैं, आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई तो शक क्यों नहीं। जवाब देते? देखिए, जो भी बंदा है, जो भी जिस सीट पे बैठा है, वो अवाम के पैसों से तनख्वाहें लेता है। अगर आप भी यहाँ पे बैठ के काम करती तो आप भी अवाम के पैसों से तनख्वाहें ले रही हैं, ठीक है। जिस तरह हम पे दूसरे लोगों के हक है, इस राइट्स आप पे भी बनते हैं। देखिए, मुल्क को डिलीवर करने के लिए सब मिलके जोर लगाएंगे। अगर मुराद अली शाह कहते हैं कि मैं इमरान खान को जवाब दे नहीं हूं, तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हर बंदा हर बंदे को जवाब दे है। हमारे पास आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, ये हम बात भी समझते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से तो इस पे कोई रद्द अमल नहीं आया था, लेकिन उनकी जो वफाकी कबीना, एक वज़रा ने ये जवाब उनके पास वफाकी कबीना तो वही है बेचारी, जो असल जो जिस तरह भी आए हैं, इलेक्ट होके आए, वो बाहर हैं, अनइलेक्टेड लोग आगे हैं, वो उनकी सुनाई हो रही है। देखिए ना कि आपकी पार्टी का असल में स्लोगन था रोटी कपड़ा मकान, और दिया आप लोगों को सरकार मिली, आप क्यों नहीं हुकूमत? आज भी आप उठा के देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुनहरी दौर है। आप फलां जगह पे पीपल कॉलोनी बनी हुई है, फलां शहर में पीपल कॉलोनी बनी हुई है, फलां जगह पे भट्टो साहब ने घर दिए हुए हैं, फलां जगह पे बीबी साहबा ने प्लाट, ये सारी चीजें मैं आपको गुना सकता हूं, और गिनाने लगूं तो कई दिन लग जाएंगे। आप मुझे इस पर छोटा सा मासूमाना सा सवाल है, सफाई पे आप क्या कहेंगे? नालों की सफाई पे इतना बवाल क्यों मचा? कराची शहर को क्यों नहीं साफ सुथरा रखा जा रहा? देखिए, कराची शहर में चूंकि अभी वहां पे बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए, बलदियाती लोगों के पास अख्तियारात नहीं है। अब इलेक्शन की बात आ गई है, बलदियाती इलेक्शन होंगे जब यूनियन काउंसिल के लेवल पे लोगों के पास अख्तियार होंगे, तो ये सारी चीजें मैनेज होंगी। देखिए, एक कौमी असम्बली के बंदे ने कौमी असम्बली के कानून बनाने होते हैं, उसने गली नाले साफ नहीं करवाने होते, ये बलदियाती नुमाइंदों के अख्तियार होते हैं। और इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शन इंशाल्लाह मार्च अप्रैल मई में हो जाएंगे, और उसके बाद उनके अख्तियार आ जाएंगे। जहां पे आप कीचड़ की और गर्दोगबार की बात करती हैं, वो तो सारे सूबों में ही है। ये नहीं है कि कराची कोई आसमान से धुला हुआ उतरा शहर उतरा हुआ है और बाकी नहीं है। कराची का नाम ही क्यों बदनाम किया जा रहा है? रोशनियों का शहर हमारा, और वहां पे एक तरह से देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री भी वहीं पे है। फिल्म इंडस्ट्री देख लें, ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, काम भी सारे वहीं होते हैं, लेकिन गंदगी भी वहीं पे ज्यादा है। देखें, जहां पे ज्यादा दुनिया बसती है, जहां पे ज्यादा लोग रहते होंगे, तो चीजें भी तो वहां ही उल्टी सीधी होंगी ना। आप ये देखें, आपके पास सिर्फ एक कमरे को संभालना कितना मुश्किल है, और इतने बड़े सूबे को संभालना क्या समझती हैं आसान बात है? मैं समझता हूं जितनी देर तक बलदियाती इलेक्शन नहीं होते और यूनियन काउंसिल लेवल तक लोगों को अख्तियारात नहीं मिलते, ये छोटे छोटे काम ये उसका हिस्सा है, ये साथ चलते रहेंगे। आपको नहीं लगता हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं, तो हम सबको इनिशिएट लेना चाहिए, चाहे इख्तियारात मिले हों ना मिले हों? सफाई निफ्स ईमान है, तो क्यों नहीं हम लोग खुद से सोचते हैं, या आप लोग भी सोचते हैं कि अगर मेरे पास इख्तियार नहीं है तो मुझे कहीं तो सफाई सुथराई का निजाम राइज कराना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो आप लोग क्यों नहीं करते? शाहबानो, कोशिश आप उस हद तक कर सकते हैं जहां तक आपके इख्तियार हैं। देखें, अगर आप एंकर हैं, आप ये यहाँ पे सवाल तो कर सकती हैं। अगर मैं आपको कहूँ जी मुझे दर्द हो रही है, आप मुझे पेन किलर लगा दें, तो क्या लगा देंगी आप? सर, वो तो डॉक्टर लगाएगा। ये डॉक्टर जिसका जो काम है वही करेगा, और इस मुल्क का निजाम बेहतर होगा। अगर मैं दूसरों के काम में हाथ मारूंगा तो दूसरे का भी काम बिगड़ेगा, और मैं पूरे मुल्क का सत्यानाश करके रख दूंगा। जिसमें इक्तिदार में आप लोग आए हुए हैं, अभी भी आप बल्दियाती इलेक्शन की बात करें, हालांकि आप इक्तिदार में सिंध में, आपके पास सब कुछ इख्तियारात हैं, अभी आपको इलेक्शंस की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप अभी डिमांड कर रहे हैं कि मुझे यानी बल्दियाती इलेक्शन को करवाया जाए। फिर कुछ पूरे मुल्क में नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं है, पूरे मुल्क के बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, नुमाइंदों को अख्तियार मिलने चाहिए, ताकि लोगों के काम रूटीन के काम हों। ये जब छोटी ये यूनियन लेवल के जो काम है ना, उनमें शाहरुख, मैं समझता हूँ शाहबानो कि बहुत मुश्किल है लोगों को डिलीवर करना, और अगर जितनी देर तक ये पंजाब हुकूमत या बाकी हुकूमतें इलेक्शन नहीं करवाती, उस वक्त तक ये सारा वावेला चलता रहेगा। चलिए इलेक्शन से ही बात कर लेते हैं, सेनेट इलेक्शन की।
تو اس میں بہت وبال مچایا نون لیگ سرکار نے, تو آپ لوگوں کا کیا موقف ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تھا, یعنی اب تو فیصلہ بھی ہو گیا کہ اوپن بیلٹ ہی ہوں گے. چلے میں آپ کو تھوڑی سی اس میں کریکشن کر دوں, یہ پی ٹی آئی ہے, نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو بےچارے یہ رونا رو رہے ہیں کہ بیلٹنگ کے ذریعے الیکشن کروائیں, اوپن ہینڈ شیک کے ذریعے الیکشن نہ کروائیں. آپ ہارس ٹریڈنگ چاہتے ہیں کہ وہ شفاف الیکشن نہ ہو؟ نہیں, کیسے وہ اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ نہیں, آج آپ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اس طرح کر رہے ہیں, کل نمائندوں سے آپ ووٹ کیسے دیں گی؟ آپ یہ دیکھیں, کل آپ بھی ووٹ جب آپ اپنے حلقے میں ایم پی ایم این اے کے الیکشن ہوں گے, کیا ہینڈ شیک کے ذریعے ووٹ دیں گے؟ کہہ رہے سر کہ اس کا مطلب ہے کہ تماشے لگیں گے, سڑکوں پہ تماشے شاہ بانو لگیں گے. آپ صفائی نہیں لگیں گے, یہ صرف سینٹ میں ہی لگیں گے جب آپ لوگوں کے آمنے سامنے آ جائیں گے. سینٹ کے تماشوں کی آپ بات کر رہی, میں حلقے کے الیکشن, صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے الیکشنوں کی بات کر رہا ہوں. جب وہ الیکشن ہوں گے تو آپ ہینڈ شیک کے ذریعے لوگوں کو ووٹ دیں گی. اس میں بھی تو ہینڈ شیک ہے نا, لیکن وہ آف دا ریکارڈ ہوتے ہیں, وہ عوام کو نہیں پتا. عوام چاہتی ہے شفاف الیکشن. آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں, شفاف الیکشن کیا ان کو اپنے الیکٹڈ نمائندوں پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ ان کو ووٹ دیں گے؟ یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ حکومتی موقف یہی ہے. کیوں ڈر رہی ہے بابا؟ حکومتی موقف یہی ہے کہ آپ لوگ ہارس ٹریڈنگ چاہتے ہیں اور آپ لوگ کاروبار ان کے پاس حکومت ہے نا, یہ کر کے دکھائیں مجھے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, دور سے بیٹھ کے باتیں بڑی آسان ہے کرنی, یہ کر کے دکھائیں, یہ استعفا کر لیں. ان کے پاس حکومت ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, خریدیں یہ ایم پی ایم این اے. ہمارے پاس تو اقتدار نہیں ہے نا, ہمارے جو ایم پی ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں باقی صوبوں میں, ان کو خریدیں, یہ خرید کے اپنی اسمبلی بنائیں, لے کے آئیں اپنا سینٹ کا چیئرمین. یہ کیوں ڈرتے ہیں ہم سے؟ سر وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس لیے ڈرتے ہیں شاہ بانو, اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے ہم نے ڈلیور تو کچھ کیا نہیں. جب ڈلیور کچھ کیا نہیں تو ہم سے یہ سینٹ کا الیکشن بھی جاتا رہے گا. ان کی یہ اندر کا خوف اور ڈر ہے جو ان کو یہ الیکشن نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کی جو تحریک چلائی, آپ کو عوام کی جانب سے کیا رد عمل ملا, اور آپ لوگ اب تحریک کے کلند اعتماد لے کے آنے والے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ لوگ واپس تحریک کی طرف ہی آگے. عوام نے تو آپ کو ریفیوز کر دیا. نہیں, عوام نے ریفیوز, اگر عوام پی ڈی ایم کو ریفیوز کرتی ہے نا تو اپنا نقصان کرے گی. اگر آج ان کو تیل 113 روپے مل رہا ہے نا, تو یہ ابھی اگلے مہینے ان کو 125 میں ملے گا. اگر آج ان کو آٹا اور چاول اور گھی اور پرابلم ہے نا باقی, اگر یہ عوام سڑکوں پہ نہ آئی تو یہ اس طرح عوام رل جائے گی. ہم عوام کے لیے سڑکوں پہ آئے ہیں, ہم عوام کے ساتھ ہیں, ہم عوام کی بات کرتے ہیں. عوام کی بات کر رہے ہیں, عوام تو آج بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. آپ لوگ الیکشن تو یہی تو ہم چاہتے ہیں. آپ لوگوں نے کہا تھا آپ استعفے دیں گے, جنوری تک آپ سب کے استعفے آنے چاہیے تھے, نہ لیا نہ دیا. دیکھیں استعفے دینا آپ نے شاید آپ سینٹ کے الیکشن پھر لڑ رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس ڈگر پہ نہیں گئی کہ ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے اور ہم الیکشن میں نہیں بیٹھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی میاں نواز شریف کا ساتھ دیا جب محترم وزیر اعظم دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. اگر آج بھی یہ حکومت بھی نہل حکومت, اگر کل کو اس کو بھی اگر کوئی ڈاویں ڈولا میں جاتا ہے تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس کا بھی ہم اچھے کاموں میں آج بھی ہم حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اب کبھی ہم حکومت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, لیکن یہ غریب کو کوئی ریلیف تو دے. سر آپ نے بھی بات کی ڈکٹیٹرشپ کی, تو میں آپ سے بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ بادشاہت کا نظام, نواز شریف صاحب کا بیان جو آئے پچھلے پی ڈی ایم کی تحریک کے جلسوں میں, انہوں نے کافی ایسے بیانات دیے جو پاکستان کے خلاف تھے, نہ صرف عوام کے بلکہ پاکستان کے خلاف تھے. تو تب آپ کو نہیں لگا کہ بادشاہت نظام جو ہے وہ کون لانا چاہ رہا ہے اور کون اس طرح آپ ہمیں اقتدار میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو کون خطرے میں ڈال رہا ہے؟ آپ لوگ تو تحریک میں رہے. شاید بانو, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسان کی بات کی ہے, مزدور کی بات کی ہے, ریڈی والے کی بات کی ہے. میاں نواز شریف تو ہیں ہی مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ ہیں, وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہی مغل بادشاہ ہیں. ان کا طریقہ کار ہی یہ رہا ہے, اسی وجہ سے تو ملک ڈوبا ہے. مودی سرکار جب ایک پورا جہاز بھر کے پاکستان میں آ جاتے ہیں بغیر ویزے کے, اور محترم وزیر اعظم اسی دوسرے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے ان کو اپنے گھر جاتی عمرہ میں لے جاتے ہیں, تو یہ کیا یہ ڈکٹیٹرشپ کے والے کام نہیں تھے کیا؟ یہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کی تحریک بنائی کیوں ہے جب آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا کیا نظریہ ہے, کیا موقف ہے اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میاں نواز شریف صاحب, ہم چاہتے ہیں جمہوریت. سر یہ جمہوریت ہے, ٹھیک ہے, یہ بادشاہتی نظام آنے والا جمہوریت. میرا ذاتی جو موقف ہے نا, میں پارٹی سے ہٹ کے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی نقصان ہوا ہے, جب بھی ہم نے نون لیگ کا ساتھ دیا کسی معاملے میں بھی, عوام نے ہمیں ریفیوز کیا ہے. عوام سبھی تھی, ہم نواز شریف میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق رہ گیا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایک ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں, اب میں ذاتی میری رائے ہے کہ ہمیں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے, لیکن چونکہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور اس لیے حصہ ہیں کہ اس ملک سے جو
अभी जो इस मुल्क के वजीर आज़म हैं, जो मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हैं, उनको राय रास्त पे आना चाहिए। मुल्क के वहाँ गरीब आवाम को कोई रिलीफ देनी चाहिए, गरीब के लिए सोचना चाहिए। जो कहते थे कि मैं 1 करोड़ घर दूंगा, 50 लाख नौकरियां दूंगा, कहाँ गई सर? उनका ये सब कहाँ गई? हिकमत अमली जो उन्होंने अपनाई, इस पे अमली तौर पे जामिया पहनाया जा 90 दिन का वादा था सर, वो हो गया। 90 दिन का वादा था। ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि तब्दीली किसी स्विच का नाम नहीं है, मैं दबाऊं और हो जाए। तो जब ये कंटेनर में बैठ के बिजली के बिल फाड़ते थे, उस वक्त क्या इनके पास अलादीन का चिराग था? जी, उस वक्त उन्होंने कहा हमें अंदाजा नहीं था, अब हमें अंदाजा हो गया। तो ये सीख के आ जाए। इसका मतलब है कि किसी नाहल को आप मुल्क का वजीर आज़म बना दें और मुल्क का खाना खराब करके चला जाए, ये मुल्क कोई तजर्बा का है? यहाँ सीखने के लिए आते हैं। आप ये देखें, आप लोगों को तजर्बा था, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की? तजर्बा था तो हमने पाकिस्तान में जब हमें हुकूमत मिली तो दहशतगर्दी थी। अभी भी मैं बात कर रहा था कि दहशतगर्द इस्लामाबाद में पहुंचे हुए थे। अभी भी है सर। शहर बानो, दहशतगर्दी इस्लामाबाद में दहशतगर्द गुस्से हुए थे। लाल मस्जिद का आप वो उठा के देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर, आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, वो क्यों हुआ? फिर देखे वो उसमें क्या किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था? यही तो बात है। तो वो है ना, जो उस वक्त की हुकूमत में थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त हुकूमत में नहीं थी ना। सर यही तो बात कर रहे हैं कि आप लोग ऑपोजिशन में तो थे ना, आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं बुलाई? हम तो अभी ऑपोजिशन में हैं, हम तो अभी आप लोगों की बात करते हैं। अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी क्या अपोजिशन में नहीं है? अभी हमारी क्या असेंबली में सुनी जाती है? वहां पे असेंबली में तो हमारे मुंह पे ताले लगे हुए हैं, वहां तो बोले नहीं दिया जाता। इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब करते थे, कभी असेंबली में नहीं जाते थे। इसी तरह मियां इमरान खान साहब करते हैं कि वो असेंबली में नहीं जाते। जब कोई बंदा असेंबली में जाएगा ही नहीं, जवाब देगा नहीं होगा, तो आवाम को रिलीव हो क्या देगा? जवाब लेना, आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं और ये जमहूरियत का निजाम है, इसमें सबको आजाद है। लेकिन आपने अभी कहा जी आप पीडीएम का हिस्सा क्यों है? यही बता रहे हैं। जब हम आवाम की रिलीफ की बात करेंगे, जब गरीब आवाम की बात करेंगे, तो फिर तो हम किसी का हिस्सा होंगे ना। नवाज शरीफ का बयान क्या रिलीफ था? आवाम का रिलीफ था वो? मैं आपसे ये जान, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किए, हमारे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इतनी बातें कर दी, फौज और आवाम को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की। आप कहते हैं ये रिलीफ है? शाबानो आप मेरी बात हौसले से सुने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी बुर्दबारी के साथ, जब पहले भी ये एक डिक्टेटर को लिख कर दे गए थे कि मैं इस मुल्क में 10 साल के लिए नहीं आऊंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको लेके आई ना, इनके साथ मिसाके जमहूरियत के साथ इन्होंने हमने हुकूमत बनाई ना। मियां हमें उसके खुला कहता था डिक्टेटर साहब जो मुशर्रफ साहब थे, उनकी बीबी के साथ दुबई में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी आए मैं आपको इस मुल्क का वजीर आज़म बनाता हूं और मैं सदर बनता हूं, इस मुल्क को हम चलाते। बीबी ने रिफ्यूज किया, उसने कहा नहीं, इस मुल्क में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी। और हम मियां नवाज शरीफ साहब को लेके आए और उन्होंने 1.5 साल बाद हमारा क्या हाल किया? यही मियां शहबाज शरीफ ने जो हमारे पाकिस्तान में कैंप लगाते थे, वही थे ना जो डैश तोड़ते थे, ये वही मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब थे ना जो भट्टो बनने की कोशिश करते थे। तो आप ये देखें ना कि आप लोगों ने भी तो मुकमका आज उन्हीं से किया जिन्होंने आपको कल धोखा दिया था। नहीं मुकमका अभी तो हम हुकूमत का हिस्सा ही नहीं, हमने मुकमका क्या करना है? यही तो बात है। फिर आप ऑपोजिशन पार्टीज में हैं, अपोजिशन में एक मिनट, आप मुत्तहिद होके इमरान खान साहब की हुकूमत को क्यों नहीं चांस देना चाहते कि वो 5 साल में कुछ तो करके दिखाएं? आप चाहती हैं उनको चांस दें? हम तो चाहते हैं, हम आवाम, इसका मतलब है ये टीवी वाले एंकर सारे चाहते हैं कि हमारा कुछ बिके। मैं पाकिस्तान के शहरी अब इसका एक फर्द हूं, मैं भी चाहती हूँ हमारा मुल्क परवान चढ़े, तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता में जाए। अब कोई इनिशिएट ले रहा है और वो ऐसी हमें मौक़िफ़ दे रहा है कि हम पाकिस्तान को उठाना चाहते हैं, ना कि गिराना। एहतसाब का अमल वो लेके आ रहे हैं, करप्शन है, ये बात सारी एक तरफ होती है। शाहबानो मुझे आप ये बताएं कि आप समझती हैं कि ये वजीर आज़म जो है ये वजीर आज़म अवाम ने लेके आया। अवाम ने क्या लेके आना यार? कैसी बातें कर रही हैं आप? अवाम का इसमें क्या करता है? अवाम ने तो इसको वजीर आज़म बना दिया, वो तो इसको ले आई। मेरी बात सुन लें आप दोनों। उनका पॉइंट ये है मिसबानों का, जो वो बोलना चाह रही हैं कि हमने अब इस अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने हर पार्टी के जो भी वजीर आज़म बनना चाहते थे या अपनी पार्टी के साथ आना चाहते थे उनको चांस दिया आपको। अब वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी को भी फर्स्ट चांस मिला। नहीं इकरा इस तरह नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देख लें, हमें 2 मुस्तफा की पहली हुकूमत जो है ना वो 17 माह के बाद गिरा दी गई, दूसरी हुकूमत जो हमें मिली वो 25 माह के बाद गिरा दी गई। हमें इसका नहीं है, हम वो अपना। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, जमहूरियत में जमहूरी निजाम यही है कि 5 साल मुकम्मल करने दिए जाएं, फिर से आप इलेक्शन करें, फिर आपके हम कहते हैं ये 5 साल तहरीक लेके आए हैं, वो जमहूरियत के निजाम के खिलाफ है, आप इसे तोड़ देते हैं बार बार। नहीं आप मेरी बात समझ नहीं रही। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो पीटीएम बनी है ये हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनी, ये अवाम के हक के लिए सड़कों पे आए हैं। क्यों मांग रहे हैं आप? ये अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या मांगेंगे इनसे? अगर हुकूमत अगर इस्तीफे नहीं मांगेंगे, मांगे आपने इस्तीफे की बजाय अवाम का
आपके साथ साथ होना ज्यादा जरूरी है, ना कि आपके इस्तीफे। यही मैं इकरा बात कर रहा हूं। देखें, अगर हम उनसे इस्तीफों की बात कर, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि आप आवाम को डिलीवर करें। आप सब्सिडियां देनी छोड़ें। ये सब्सिडियां क्या है भाई? ये एतवार बाजार क्या है? ये सहूलत बाजार क्या है? यही जो सहूलत बाजार पे आप पैसे खर्च रहे हैं, जो आपको सब्सिडियां दूसरे महकमों को दे रहे हैं, ये गरीब आवाम के लिए आटा, चीनी, घी और दालें ये सस्ती करें ताकि आवाम खुशहाल हो। देखें, आज जब भी कोई भी हुकूमत आती है ना, तो आवाम की नाराजगी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद शुरू होती है। ये हुकूमत 3 माह के बाद ही लोग सड़कों पे आ गए हैं। तेल जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त 85 का तेल था, अभी 112 रुपए का था, डॉलर 105 था, महंगाई हुई है सर, इसे हम का नहीं करते कि महंगाई नहीं हुई, महंगाई इस दौर में ज्यादा हुई है और ये इमरान खान साहब ने खुद भी कहा तो है महंगाई का कि सारा बर्दाश्त करें, हम इंशाल्लाह आगे की तरफ आएंगे, तरक्की करेंगे। हम वो कह रहे हैं कि जो चोर बाहर भाग गए हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब, वो पैसे दे देते ना तो शायद महंगाई ना होती। ये चोर का तो लॉलीपॉप है ना, इन्होंने जाने क्यों दिया उसको? सर फिर क्या मैंने और आपने इनको एनआर दिया है? क्या बने? ये मैं आपसे ये पूछता हूं, मेरा सवाल आपसे है। जी जी जरूर। शाहबानो, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने का एनआर? हमने तो नहीं दिया। इमरान खान साहब की हुकूमत ने, उनको ये जानते हुए वो बहुत अलील हैं और वो मरने की कगार पे हैं। उन्होंने कहा हमें तो पाकिस्तान का शहरी तो फिर मियां शहबाज शरीफ की जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। बाहर भेज दिया, उन पे एतमाद करके, उनसे साइन करवा के। अब जब अदालत उन्हें वापस बुला रही है, वो तब भी वापस नहीं आए। मैं कह रहा हूं कि जब उनको जाने दिया उस वक्त वो बीमार थे, जी। बकौल आपके। अगर बीमार थे तो माने, ये हुकूमत तो मानती नहीं है। बकौल नवाज शरीफ साहब के वो बहुत बीमार हैं, उनकी पार्टी की आदत के वो बहुत बीमार हैं। ये हुकूमत नवाज शरीफ साहब को मारना चाहती है। इस तरह के मौके सारे मुल्क पार्टी के आए हैं, हमारे नहीं है। जब भी इस मुल्क पे जब भी इस मुल्क पे कोई सवाल आने की कोशिश हुई है तो मियां नवाज शरीफ ने इस अवाम को छोड़ा और बाहर भाग गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहद वो पार्टी है, हम है कुर्बानियां देने वाली पार्टी। जुल्फकार अली भट्टो ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। क्या उसका कसूर था कि उन्होंने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया? क्या जुल्फकार अली भट्टो का ये उस पे इल्जाम था कि उन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत दी? क्या उस भट्टो पे, जुल्फकार अली भट्टो पे ये इल्जाम था कि वो इस मुल्क में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते थे? क्या वो इस मुल्क को इस्लामी सरबराही काउंसिल की तवील में लेना चाहते थे? क्या वो एक मुस्लिम बैंक बनाना चाहते थे? सर यही बात है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, तो आज वो क्यों नून लीग के साथ चलना चाह रहे हैं? मैं ये इकरा बात कर रहा हूं, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करें। हम उनके साथ नहीं है बाबा। हमने तो ये बात की है ना कि अगर मतलब है कि ये इस वजीर आजम को अगर आपने उतारना तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप सड़कों पे आए, उस वावेला ना करें। हम कहते हैं सेनेट में ले आए, उसमें असेंबली में जाएं, अदम एतमाद करवा लें। अगर वो जाते हैं तो जाने दें। आप ये बात नहीं है, आप लोग पहले तहरीक का हिस्सा बने रहे, अब भी हैं। जब आपने देखा, अभी भी हैं, मैं भी कहती हूँ आप अभी भी इस तहरीक का हिस्सा है। जब आपने ये देखा कि नवाज शरीफ साहब के बयानात इस काबिल नहीं है कि आप उनके साथ ज्यादा देर चल सकते हैं, तो काफी बार बिलावल भुट्टो साहब ने भी बाइकआउट किया और आपने कई जगहों पे आके तकरीब से खिताब तक नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दो ऐसे जलसे जिनमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। नहीं, देखिए उसमें हमारे वजीर जो साबिक वजीर आज़म है यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनकी शिरकत थी। राजा बिलावल साहब बैकफुट पे आए और मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि आपने उनके एस्टैब्लिशमेंट के, नवाज शरीफ साहब के एस्टैब्लिशमेंट के नजरिए को आप लोगों ने उनके मौके की तायद नहीं की। हम इस जगह आपको प्रेस करते हैं कि आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नहीं हुए, ना फौज के खिलाफ आप लोग हैं। हाँ, ये ववेला जो मचाया जा रहा है कि अब बाबर इफ्तिखार ने कल परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने फिर से वाज़ेह किया है कि पीडीएम की तहरीक में हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ना उनसे हमारी कोई बातचीत हो रही है, ना ही हमारे उनके साथ कोई मुआहदे हैं, ना सियासत में हमारा कोई अमल दखल है। हम सिर्फ सिक्योरिटी के सारे मामला देख रहे हैं। तो फिर आप बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब 12 इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बाकायदा नाम लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का उन्हें ताकीद कर रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आपने इस चीज़ से बैकफुट स्टेप लिया। आपने देखा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, आप महंगाई पे वापस आए, आपने वापस यू टर्न तो आप लोगों ने भी लिया, और जब आप यू टर्न लेके वापस आए आपने देखा कि अवाम अब हमारे साथ नहीं है। जब से इस्टेब्लिशमेंट का मामला छिड़ा है तो आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद लाने की सोची। अब आप ये जब लेके आ रहे हैं, उससे पहले आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सर सियासत में आप लोग सब खेल रहे हैं, पाकिस्तान का कौन सोच रहा है? शाहबानो, मेरी आप बात अभी हौसले से सुने। जी जरूर। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपनी सियासत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत की है। जी। हम तो मियां नवाज शरीफ को कभी सियासत में इतना मचोर ना पहले हमने कभी उसको समझा है और ना अब हम समझेंगे। पीटीएम का हिस्सा हम पहले भी थे और अब भी हैं। हम असेंबली में अगर अदम एतमाद की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं
कि असम्बली जिसको मुंतखब करेगी वो आ जाएगा। अगर इस मुल्क में इमरान खान साहब कुछ डिलीवर नहीं करना चाहते तो अपनी पार्टी के किसी और बंदे को मौका दे दे, वो आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तो अपने 2 जानों को मौका दिया ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले यूसुफ रजा गिलानी को इस मुल्क का वजीर आजम बनाया, फिर उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाया, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो ये भी बयान था पिछले दिनों कि अगर आइन हमें इस मुल्क की, अगर इस मुल्क का आइन हमें इजाजत दे तो हम अकलीतों से वजीर आजम लेके आए। हमें कभी इक्तदार के हम भूखे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इक्तदार की बात नहीं की। पंजाब में जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है कभी भी हमारे पास इक्तदार नहीं रहा। ठीक है सर, और क्या हमने तो इक्तदार की बात होगी। आप ये बताएं, आपने सिंध सरकार में आप हैं अभी भी, तो आपने कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो आवाम के मफाद में, जरा हमें भी तफसील देना थोड़ी सी, हमें भी कितनी अच्छी बात की है। चाहती हूँ कि आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सुनहरी दौर दिखाने वाला हूँ आपको मैं यही तो शीशा दिखाने वाला जो आप देखना नहीं चाहती। सिंध सरकार ने वहां पे 42 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। सिंध सरकार ने जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हार्ट का हॉस्पिटल बनाया है, और पाकिस्तान में टोटल 12 हॉस्पिटल वहां पे डिलीवर किए हमने, और 42 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, और 165 के करीब हमने वहां पे कॉलेजेस बनाए हैं, और 450 के करीब हमने वहां पे स्कूल बनाए हैं। चलिए, तालीमी निजाम पे आपने काम किया। अभी आपने सेहत के शोबे की बात कर दी है कि आप लोगों ने हार्ट का इतना बड़ा अस्पताल बनाया। नवाज शरीफ साहब फिर भी बाहर चले गए, आपने कायल नहीं किया उनको कि यहाँ पे? आपका मतलब है कि हम उसका भी इलाज यहाँ पे करते। पाकिस्तान इस काबिल क्यों नहीं कि अपने यहाँ पे आप लोग इलाज शाह बानो, अभी कल आपके इमरान खान साहब भी जाएंगे इलाज करवाने के लिए बाहर, और आप और मैं भी जाएंगे। आप किस किस को रोकेंगे? यही तो बात है, आप पाकिस्तान को इस काबिल बना दे कि कोई बाहर ना जाए। पाकिस्तान इस काबिल है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जरदारी साहब का इलाज नहीं हो रहा, क्या उन्होंने बाहर भागने की कोशिश की है? क्या उन्होंने कभी एनआरओ मांगा है? यही तो हैरान, क्या कभी मांगा है उन्होंने एनआरओ? हम कभी एनआरओ की बात नहीं करते। हमने जब भी बात की है, हमने किसान की है, मजदूर की है, हारी की है। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए जो औरतों को हकूक दिए और जो घर बैठी औरतों को हमने हर महीने 5 से 10 हजार रुपया डिलीवर किया। इन्होंने आके वो भी हमारा मनसूबा छीन लिया। सर, आप अपनी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को, अवाम को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। पाकिस्तान की अवाम बहुत समझदार अवाम है, और आने वाले इलेक्शनों में इंशाल्लाह जब भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत ये बजट अनाउंस कर सके, उससे पहले ये हुकूमत इंशाल्लाह चली जाएगी। और ये पाकिस्तान की अवाम को अब उन लोगों को आगे लेके आना चाहिए जो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, उन लोगों को लेके आना चाहिए जो इस मुल्क को आइन देते हैं, उनको लेके आना चाहिए जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं। कभी उस बंदे को और उस पार्टी को कभी भी सामने ना लेके आए जब इस मुल्क पे, इस अवाम पे कोई मुसीबत आए और मुल्क छोड़ के वो भाग जाए। जी, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल शहरबानो, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मॉर्निंग शो में आए और अपना तज्जिया पेश किया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।